नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सौरभ अरोड़ा है और मैं आज आप सबसे जीएसटी के बारे में बात करना चाहूँगा, यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स। वन टैक्स वन नेशन। आप कभी भी कोई सामान खरीदते हैं या किसी तरह की सर्विस लेते हैं तो आप उसके ऊपर कई तरह के टैक्स पे करते हैं और सेस पे करते हैं, जैसे कि वैट, सर्विस टैक्स, लग्जरी टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स। और सेस की बात करें तो कृषि कल्याण सेस, स्वच्छ भारत सेस और हायर एजुकेशन सेस। तो इस तरह के तकरीबन 15 टैक्सेस हैं और 23 तरह के सेस हैं। अब इन सब टैक्सेस को हटा के और सेस को हटा के आपको अब सिर्फ एक टैक्स पे करना है, वो है जीएसटी, यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है। ये वो टैक्स है जो कि कंज्यूमर सरकार को पे करता है थ्रू अ सर्विस प्रोवाइडर और थ्रू अ रिटेलर। ये एक डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, यानी कि जिसका अल्टीमेट बर्डन कंज्यूमर के ऊपर पड़ता है। जीएसटी के अंदर एक्सपोर्ट को एक्सक्लूड किया गया है। उसका सबसे बड़ा कारण यह है ताकि फॉरेक्स रिजर्व को बढ़ाया जा सके। जीएसटी के अंदर इंपोर्ट को टैक्सेबल किया गया है। उसका कारण सिर्फ इतना सा है ताकि ट्रेड डेफिशिएट को कम किया जा सके। आइए बात करते हैं जीएसटी का स्ट्रक्चर इंडिया में कैसा है। कनाडा और ब्राजील के बाद भारत एक ऐसा देश है जो कि ड्यूअल बेस्ड जीएसटी को फॉलो करता है, यानी कि अगर आप विद इन स्टेट अगर कोई सामान बेच रहे हैं तो आपको 2 टैक्स पे करने होंगे, सीजीएसटी और एसजीएसटी। एग्जाम्पल तौर पर अगर देखें, मैं एक हरियाणा का ट्रेडर हूं जो कि एसी में डील करता है और एसी के ऊपर 28% का टैक्स रेट है। तो मुझे जो टैक्स पे करना पड़ेगा, अगर मैंने विद इन हरियाणा बेचा है तो मुझे 28% इन दोनों सरकार को पे करना होगा 50-50 रेशो में। अगर मैं हरियाणा का ट्रेडर हूं और मुझे हिमाचल प्रदेश में बेचना है, यानी कि इंटरस्टेट सप्लाई, तो उसमें मुझे पे करना होगा आईजीएसटी, यानी कि इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जो कि सिर्फ जाएगा केंद्र सरकार के पास। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा, क्या ये जायज है कि सिर्फ केंद्र सरकार उस टैक्स को ले जाए, राज्य सरकार के हाथ में तो कुछ नहीं आया? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि कुछ राज्य ऐसे हैं जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी वीक है। तो केंद्र सरकार उस टैक्स में से जितना प्रोपोर्शन जिस स्टेट को रिक्वायर्ड है वो उस हिसाब से उसको पे करेंगे। आइए बात करते हैं स्लैब रेट की। 5 तरह के स्लैब रेट जीएसटी के अंदर है, 0%, 5%, 12% और 28%। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा, 5 तरह के स्लैब रेट क्यों लगाए जबकि दूसरे देशों के अंदर सिर्फ एक ही रेट है? तो उसका सिंपल सा कारण है, जो व्यक्ति पे कर सकता है वो ज्यादा टैक्स देगा और जो व्यक्ति नहीं पे कर सकता वो कम टैक्स देगा, क्योंकि भारत के अंदर गरीब तबके के व्यक्ति काफी ज्यादा हैं और तकरीबन 80% आइटम ऐसी हैं जो कि 0% से 18% के स्लैब के बीच में कवर करी गई हैं। अब हम बात करते हैं कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनको जीएसटी से बिल्कुल बाहर रखा गया है। सबसे पहली है अल्कोहल, उसके बाद है आपकी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस प्रोडक्ट्स, फिर आती है आपकी इलेक्ट्रिसिटी। अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा, क्या इनके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा? नहीं, ऐसा नहीं है। जो पुराने टैक्स लगते थे इनके ऊपर वही टैक्स लगेंगे, ये जैसे कि वैट, सेल टैक्स और सर्विस टैक्स। अब बात करते हैं इसके बेनिफिट की। जीएसटी का सबसे बड़ा बेनिफिट होगा टैक्स इवेजन, यानी कि टैक्स चोरी में आएगी रुकावट। पिछले वित्तीय वर्ष 71,000 करोड़ रुपए की टैक्स की चोरी हुई। तो जीएसटी के आने के बाद यह अनुमान लगाया जा रहा है कि टैक्स की चोरी में आएगी रुकावट। दूसरा इसका फायदा होगा कैस्केडिंग इफेक्ट, यानी कि टैक्स ऑन टैक्स को कम किया जा सकेगा, जिसके बारे में मैं अगली वीडियो में डीपली बात करूंगा। तीसरी चीज आएगी, इसका बेनिफिट मिलेगा कंज्यूमर को, क्योंकि प्रोडक्ट्स का कंपैरेटिवली प्राइस होगा लो। कैस्केडिंग इफेक्ट की वजह से प्रोडक्ट के प्राइस में कंपैरेटिवली गिरावट आएगी। फिर उसके बाद चौथा इसका है, एक होगा यूनिफाइड लॉ, यानी कि पूरे भारत के अंदर एक प्रोडक्ट आपको एक ही प्राइस पर मिलेगा एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। चौथी चीज, जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत क्रिएट होने वाली हैं। जो भी व्यक्ति जीएसटी की थोड़ी सी भी नॉलेज रखता है उसके लिए बहुत फायदा होने वाला है। वो किसी भी कंपनी के अंदर काफी अच्छे से काम कर सकता है एज अ जीएसटी मैनेजर, एज अ जीएसटी कंसल्टेंट। अब आइए बात करते हैं इसके डिसएडवांटेज की। इसकी एक ही डिसएडवांटेज है और वो है आपकी वर्किंग कैपिटल फंसी रहेगी सरकार के पास। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जीएसटी से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी हो, सुझाव हो, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं मेरे इस नंबर पर, मुझे कॉल कर सकते हैं इस नंबर पर और मुझे ईमेल कर सकते हैं। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।